हाय फ्रेंड, द शिक्षा शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी विश्व भूगोल का पार्ट 5। और इसमें जितना भी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2015 से 2020 के बीच, वो सभी को देखते चलेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और यदि आप मुझे मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं 1 से 4 तक, तो उसको भी जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? तो इसका आंसर होगा सी, ब्राज़ील, या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राज़ील से होकर गुजरती हैं। प्रवाहित जल के अनुसार यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यह एंडीज पर्वत से निकलती हैं तथा अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पृथ्वी के भूपर्पटी तथा मेटल के बीच की सीमा डैश है। इसका आंसर होगा ए, मोह अछाताते। इसकी खोज रूसी वैज्ञानिक मोहोरो विकी ने की थी, इसीलिए इसका नाम इससे जुड़ा हुआ रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसीलिए इसका आंसर होगा बी। इसी कारण इसे सियाल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है ना। काले वन पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा बी, जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में एक पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी फेल्डरबर्ग है। यूरोप की प्रसिद्ध डेन्यूब नदी यहीं से उद्गम निकलती है, यहीं से, ब्लैक फॉरेस्ट से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, उत्केंद्र कहते हैं। इसको इंग्लिश में एपिसेंटर भी कहते हैं। जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ करता है उसे भूकंप मूल कहते हैं, फोकस कहते हैं। और इसके दौरान भूकंपीय तरंगें भी उत्पन्न करती हैं। तो उन तरंगों को 3 भागों में रखा गया है। एक भाग को बोलते हैं पी तरंग यानी प्राथमिक तरंग, दूसरा एस तरंग, गौड़ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, और तीसरा होता है धरातलीय तरंग, जिसे एल तरंग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। समय के साथ विसर्पलुप्त नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे डैश भी कहते हैं। इसका आंसर होगा ए, चाँप झील। जब नदी विसर्प भाग से मुड़ करके वो सीधा रास्ता ले लेती हैं, तो जो छोटा वाला भाग रहता है उसे चाँप झील या गोखुर झील कहते हैं। चाँप झील के नाम से एक बार और क्वेश्चन एसएससी में पूछा है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जल निर्गम छिद्र किस प्रकार का स्थलाकृति में पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ए, चूना छिद्र में। एक वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल से और बहुत सारे छिद्रों का निर्माण करता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा डी, वोल्गा।
जिसकी लंबाई लमसम 3,692 किलोमीटर तक है वोल्गा की। और रोन नदी की 813 है। और राइन की 1236 है। 1236 किलोमीटर। और 2860 है डेन्यूब नदी की। 2836। ये सब यूरोप में ही बहने वाली नदियां हैं। चलिए आगे देखते हैं। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा सी, भूकंप की तीव्रता। इसको 1930 में पहला बार यूज किया गया था। और इसका आगे की जो संख्या है ठीक पीछे वाले संख्या की 10 गुने परिणाम को बताता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं बलुआ पत्थर किस प्रकार के चट्टानें हैं? तो इसका आंसर होगा डी, अवसादी चट्टानें हैं। और इसका निर्माण रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप बनता है। चलिए आगे देखते हैं। फसलों का आवर्तन क्यों जरूरी है? जैसे आंसर होगा कि मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए, क्योंकि अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल उगाने से मृदा की उर्वरता बढ़ती है। चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं ज्वालामुखी के कप या कटोरा आकार मुख को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, क्रेटर कहते हैं। इसके छिद्र के ऊपर जो स्थित गर्त वो ही क्रेटर कहते हैं। और ज्वालामुखी का मुंह भी इसे कहते हैं। एक क्रेटर की प्रकार का रहता है और इसका ढाल शंकु पर आधारित रहता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे डैश को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसके आंसर होगा डी, भूस्खलन कहते हैं, जिसकी इंग्लिश में लैंडस्लाइड। और शैल या मलबा ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह धरातल पर ऊंचाव के समतलीकरण की एक प्रक्रिया है जो ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। चलिए आगे देखते हैं। एशिया के किस भाग में पाकिस्तान अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा ए, दक्षिण में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। रवांडा की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, किगाली। और ये रवांडा का सबसे बड़ा शहर और व्यापारिक केंद्र भी है, किगाली। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, जो 46.60% है, जो इसमें दिया ही नहीं है ऑक्सीजन। और सिलिकॉन दूसरे स्थान पर सिलिकॉन पाया जाता है, जो 27.72 है। जो ये भी नहीं दिया गया है। तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम है 8.13%। तो ये हमारा आंसर तीसरे नंबर पर डी होगा, एल्युमिनियम। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 46, उसके बाद सिलिकॉन 27, उसके बाद एल्युमिनियम। चलिए आगे देखते हैं। नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? इसका आंसर होगा बी, ऊपरी मार्ग में
निर्बाध वक्र को कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो डायराइट एक मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है जो मुख्यतः प्लाजियोक्लेस फेल्सपर द्वारा निर्मित एक अंतर्भेदी चट्टान है। तो इसका आंसर होगा सी, डायरेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को डैश भी कहते हैं। इसका आंसर होगा बी, फेडल्फर मृदा। विश्व की जितनी भी मिट्टी हैं उनके दो प्रमुख भागों में फेडल्फर व पेडोकल में बांटा जा सकता है। एल्युमिनियम और आयरन की अधिकता वाली मिट्टी को फेडल्फर कहते हैं, जबकि कैल्शियम की प्राप्त वाली मिट्टी को पेडोकल कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, ये गलती से। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी विक्षेपित होते हैं, जिन्हें हिमनद डैश कहा जाता है। उन्हें ए हिमोड कहा जाता है। यह उन्हीं स्थानों पर मिलता है जहां हिमनियाँ पिघलकर जल में परिवर्तित होने लगती हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूदृश्य से निर्मित नहीं होता है? इसका आंसर होगा ए, विसर्प। चलिए आगे देखते हैं। हिमोड़ या मोरेन एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो इसका आंसर होगा ये हिमनद के कारण होती है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है? इसका आंसर होगा सी, नीफे में। सीमा की परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत पाई जाती है। इसे नीफे कहते हैं क्योंकि इसकी रचना निकेल तथा फेरस से मिलकर के बनी हुई है। इस प्रकार यह परत बहुत कठोर धातु से बनी है, जिस कारण इसका घनत्व 11 है। इसका नामकरण निकेल के प्रथम 2 अक्षर Ni तथा फेरस के प्रथम 2 अक्षर Fe को लेकर बनाए गए हैं, नीफे। इस प्रकार पृथ्वी की अंतरम कोर में लोहे की उपस्थिति से यह पता चलता है कि पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति है। इससे पृथ्वी की स्थिरता भी प्रभावित होती है। चलिए आगे देखते हैं। उच्च अक्षांश के चिड़ के वन की राख जैसी धूसर मृदा इस नाम से भी जानी जाती है। तो इसका आंसर होगा पोडसॉल्स। और यह शंकुधारी टैगा क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। भूकंप का आगे क्वेश्चन में पूछा है, भूकंप का कारण क्या है? चलिए इसे कारण जानते हैं। इसके आंसर दिए गए हैं सी, टेक्टोनिज्म। टेक्टोनिज्म का हिंदी होता है टकराव। और इस भूकंप का मूल कारण पृथ्वी के संतुलन में अव्यवस्था का होना है। पृथ्वी की सतह पर या भूपृष्ठ पर विक्षोभ के उथल पुथल के कारण भूकंप उत्पन्न होता है। भूपृष्ठ के विक्षोभ या संतुलन में अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले प्रमुख कुछ कारण हैं। ज्वालामुखी का सक्रिय होना, भूपटल का भ्रंश होना, भूपटल में अव्यवस्था या जलीय भार, गैसों का फैलाव के कारण होता है। और प्लेटों में खिसकाव अथवा टकराव से भी भूकंप संभव है। चलिए इसके एक नहीं बहुत सारे कारण हैं। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है 31। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और सीपीयू का नोटिफिकेशन भी आ गया, आज से शायद फॉर्म ऑनलाइन चालू होगा, भराएगा तो आप भर सकते हैं। और मैं प्रयास करूँगा कि 1 महीने के अंदर सारा ग्रामर और अलग अलग पार्ट में तोड़ के सबको ख़त्म कर दूँगा। फिर उसके बाद प्रैक्टिस फॉर्म जैसे ही ख़त्म होगा प्रैक्टिस सेट चालू कर देंगे। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। स्टैलेग्माइट एक प्रकार का विशेष निक्षेप है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। इसके आंसर होगा डी, भूमिगत पानी के कारण होता है। भूमिगत जल के प्रपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति कंदरा है। कंदरा के फर्श पर चूने के जमाव से निर्मित स्तंभ स्टैलेग्माइट कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।